Hello everyone, welcome again in the next part for the next topic, that is the transportation of the materials in the animals. And now in this video we will talk about the how the materials are transported in the human beings. इसका सिंपल सा मतलब है कि कौन कौन से मटेरियल्स अब ह्यूमन बींग्स के अंदर में ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी हमारे अंदर और आपके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इट इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड एनिमल्स, और जिसमें हम लोग खास तौर से क्या बात करने वाले हैं, ह्यूमन बींग्स को लेकर। तो बच्चों, जब भी हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं और जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो इस जगह पर हमारे पास सिर्फ एक ही कंसेप्ट आता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू कैसे कोई मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। यानी हमारे सर से लेके पांव तक किस तरह कोई भी मटेरियल्स, जो चीज हमारे बॉडी में जरूरी है, वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है ब्लड का। और ब्लड जो है वो यहाँ कश्मीर से लेके नीचे पैर तक कन्याकुमारी तक मूव करते रहता है, और ब्लड के सहारे ही जितने भी मटेरियल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना चाहते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि नाउ विच मटेरियल्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड, कौन कौन से मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो द materials that get transported in human beings are, कौन कौन से मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, कमेंट करके बताइए आंसर। सबसे पहला है डाइजेस्टेड फूड। जो खाना आप खाते हैं, आप लोगों को मालूम है कि उसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें रहती हैं। यानी वो भी हमारे बॉडी के अंदर जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा खाना डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद वो सारे न्यूट्रिएंट्स कौन एब्सॉर्ब करेगा, ब्लड, और फिर वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा जहां जहां उसकी जरूरत है। उसके बाद और क्या चीज ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। सही बात है, ऑक्सीजन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। देखो तो फर्स्ट पार्ट में मैंने जो प्लांट्स के बारे में बताया था उसमें भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड था, मतलब हमारे बॉडी में भी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। और लास्ट वन है एक्सक्रीटरी वेस्ट भी हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर बच्चों, ये जो तीन चीज है, डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको सर्कुलेट करने को या फिर इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो ये हम बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ये काम होता है। मतलब डाइजेस्टेड फूड जो खाना हमारे बॉडी में आया, उसके बाद वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कहां जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा। और ब्लड किस तरह फ्लो करता है, इसी के बारे में स्टडी करेंगे हम, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद ऑक्सीजन भी उसी तरह, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी तरह। सिर्फ एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा रिलीज होता है, लेकिन उसमें भी वो ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको एक्सक्रीट किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इनको समझने की। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो बच्चों, आपके दिमाग में आना चाहिए सर्कुलेट करना। क्यों सर्कुलेट करना? क्योंकि हम लोग पैक हैं, है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि ब्लड जस्ट घूम रहा है और निकलते निकलते घूमते घूमते अचानक से निकलना शुरू हो जाए, है ना। कहीं चोट लगती है तो वो ब्लड बाहर निकल जाता है ना। कुछ मेजर चोट हो गया तो वो ब्लड फ्लो बंद नहीं होता और हमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस का सामना करना पड़ता है। इन द सिमिलर मैनर सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी सर्कुलेट करना, किन चीज को सर्कुलेट करना, यानी ट्रांसपोर्ट करना, डाइजेस्टेड फूड को, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। These three materials get transported by the help of the circulatory system, which includes, or what type of organs or which organs are included in the circulatory system. तो सबसे पहले इसमें नाम याद रखिए, हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ट के बाद आएगा हमारा ब्लड वेसल्स में क्या बनेगा, ब्लड।
ब्लड। और बस ये तीन चीज मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं। मतलब if anybody asks you that name the organs or name the different parts of the circulatory system, and the first part you must give the answer, it will be the heart. The second one, it is the blood vessels, and the last one is blood. एक एक करके हम इन सब के बारे में बात करेंगे और फिर आप देखोगे आपको ये सारा ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। तो पहला चीज क्या याद करना है आपको, कौन कौन सा मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होता है, डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। ये तीन चीज किस सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। और सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन्स कौन है? फर्स्ट वन इज हार्ट, सेकंड वन इज ब्लड वेसल्स एंड द लास्ट वन इज ब्लड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग इसको आगे बढ़ सकें एक एक करके। तो अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सबसे पहले इसका जो टॉपिक है वो है हार्ट। हार्ट मतलब दिल, आपका दिल। और आजकल आप जानते हैं ना दिल कुछ इस तरह बनाता है, जैसे ये आपका। मैं सिर्फ यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, इस जगह पे मैं थोड़ा सा मोड़ दे रहा हूँ, ओके। और इस जगह को मैं सेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल एक दीवार दे दे रहा हूँ, एक दीवार दे दे। फाइन। ये जो हार्ट को बीचों बीच बांट रहा है ना, लॉन्गिट्यूडिनल वे में बांट रहा है, इसको हम कहते हैं सेप्टम, SEPTUM, सेप्टम। मतलब क्वेश्चंस आ सकता है कि which partition is dividing the heart in the longitudinal way, या फिर कौन सा ऐसा पार्टीशन है जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल वे में ये बांटता है। और आप देख सकते हो कि आपका एक सेक्शन ए फिल इन द ब्लैंक्स में जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ वन, देखो इसमें क्या लिखा है, डैश इज द मस्कुलर वॉल दैट डिवाइड्स द हार्ट लेंथवाइज कौन सा बांटता है, उसका नाम क्या है, सेप्टम। बट जो हार्ट जो है इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, इट इज अ muscular organ present in middle left of the chest, ध्यान से समझ, मिडिल लेफ्ट ऑफ द चेस्ट मतलब आपका जो लेफ्ट साइड है ना, चेस्ट का जो लेफ्ट साइड है उस जगह पर ही आपका हार्ट रहता है, ओके, उस जगह पर ही आपका हार्ट रहता है, ये याद रखना है, लेफ्ट साइड में, मिडिल लेफ्ट ऑफ द चेस्ट। तो ये जो हार्ट है इट इज अ मस्कुलर, और इसका काम क्या है, इसका काम है पंपिंग करना। एक्चुअली आप देखें ना, आपका दिल धड़कता है, उसको हम कहते हैं पंप करना, ओके। अच्छा, पंप क्यों करता है, ये भी एक क्वेश्चन है। वो इसलिए बच्चों क्योंकि अगर हमारा हार्ट ना हो, हमारा दिल ना हो, तो जो ब्लड है वो इतने बड़े आपके शरीर में अकेले मूव नहीं कर सकता। याद करो प्लांट्स में हम लोग बात कर रहे थे ना, टॉल ट्रीज में ट्रांसपिरेशन का पुल लगता था, पार्ट 1। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो फिर उसको देख लो पहले, और तब वो पॉइंट समझ में आएगा। इन द सिमिलर मैनर हमारे इस बॉडी में ब्लड खुद की ताकत से मूव नहीं कर सकता, उसको एक धक्का देने के लिए कोई चाहिए, हाँ, और वो धक्का देने वाला कौन है, ये हमारा हार्ट है, जो कि हर रेगुलर इंटरवल पे एक रिदम में, रिदम मतलब एक तरह का जो लय होता है उस लय में धड़कते रहते हैं, और ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ये जो धड़कन होती है, इसी के चलते वो पंपिंग जो होता है उस ब्लड में फोर्स लगता है, धक्का लगता है, और वो धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देता है। क्लियर है? तो इसका काम क्या है, अगर कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट, तो इट हेल्प्स इन पंपिंग द ब्लड को पंप करना, पंपिंग द ब्लड and helps to carry the different things in the different parts of the body. क्लियर है? अब यहाँ पर एक पॉइंट, हार्ट के डायग्राम को बहुत ही ध्यान से समझो, है ना। आप लोग बना तो देते हो इस तरह, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने मैथ टेस्ट में इस तरह बना के रख देते हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट समझ लो। आज के बाद साइंस में इसका कंसेप्ट कैसे होगा ये हम जानेंगे, ओके। जो हमारा ह्यूमन हार्ट है इट इज एज बिग एज आवर फिस्ट। ह्यूमन हार्ट इट इज as big as our fist, F-I-S-T, fist मतलब मुट्ठी, याद रखना, स्पेलिंग चेक करो, F-I-S-T, fist मतलब मुट्ठी, जितनी बड़ी हमारी मुट्ठी है उतना ही बड़ा हार्ट है।
और लेकिन काम देखो इसका, है ना, ये पंप करते हुए जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ब्लड है, जितने भी ब्लड को कैरी करना है मटेरियल्स, दे ऑल गेट ट्रांसपोर्टेड बाय द हेल्प ऑफ द ब्लड। और ये मूवमेंट कौन करवाता है, किसकी मदद से फोर्स लगता है, हार्ट की मदद से। लेकिन ये कितना बड़ा होता है, बस हमारी मुट्ठी जितना बड़ा, इट इज एज मच एज बिग एज आवर फेस। बट ये जो ह्यूमन हार्ट होता है इसके 4 चेंबर्स होते हैं, 4 चेंबर्स, तो मिटा देता हूं ताकि आपको नाम क्लियर हो। 4 चेंबर्स होते हैं, 1 2 3 4, 4 चेंबर्स के होते हैं। और बीच में जो मस्कुलर वॉल होता है उसका नाम क्या होता है, सेप्टम। मतलब ये अलग अलग चेंबर्स है। चेंबर्स मतलब आप रूम समझ लो, आप अपने स्कूल में जाते हो तो अलग अलग रूम है, क्लास 1 का अलग, क्लास 7 का अलग, क्लास 8 का अलग, अलग अलग रूम है, मतलब अलग अलग चेंबर्स हैं। उसी तरह ह्यूमन हार्ट में भी द 4 चेंबर्स आर प्रेजेंट। ऊपर के दोनों चेंबर्स, ऊपर के दोनों चेंबर्स को हम नाम बोलते हैं ऑरिकल्स, ऑरिकल्स और एट्रियम, ये दोनों नाम से जाना जाता है। तो यहां भी हम लिख सकते हैं, यहां भी हम लिख सकते हैं, मतलब इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ऑरिकल्स और एट्रियम। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए, कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ समझो। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर ऑरिकल्स, ऑरिकल्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, ऊपर के जो चेंबर्स होंगे उन्हीं को ऑरिकल्स कहते हैं। इट मींस इफ आई हैव टू डिफाइन द ऑरिकल्स देन हाउ कैन आई डिफाइन द अपर कितना चेंबर है, 2, so the upper 2 chambers, the upper 2 chambers of heart are called ऑरिकल्स। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑरिकल्स कहते हैं। क्लियर है, ऊपर के 2 चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, ऑरिकल्स कहते हैं या एट्रियम कहते हैं, दोनों नाम से जाना जाता है। ओके, और बच्चों नीचे के जो 2 चैम्बर्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स और वेंट्रियम। तो वेंट्रिकल से ज्यादातर देखा जाता है, लेकिन वेंट्रियम भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ भी वेंट्रिकल्स और यहाँ भी वेंट्रियम। तो क्लियर हो गया, व्हाट आर ऑरिकल्स, द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड द ऑरिकल्स, और नीचे वेंट्रिकल को कमेंट करिए आंसर में, तभी मुझे पता चलेगा आप समझ पा रहे हैं या नहीं। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन, द लोअर, अपर का उल्टा लोअर, the lower 2 chambers of the heart, lungs नहीं, heart, the upper 2 chambers of the heart are called the ventricle, and the middle muscular wall that divide the heart into 2 parts, जो बीच का मस्कुलर वॉल है जो हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, उसका नाम क्या है, सेप्टम। मतलब इसका नाम क्या हो गया, मैं यहाँ पर आप कैरी कर देता हूँ, सेप्टम। क्लियर, ये सारी चीजें समझ में आई। जब भी ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाओ, एक चीज याद रखना, जैसे मैं बोर्ड की तरफ बोल दिया, मेरा ये राइट हैंड है, तो आपका ये वाला हार्ट का साइड लेफ्ट साइड होगा, मतलब आपके राइट साइड में जो हार्ट का साइड होगा वो लेफ्ट साइड, मतलब इसका नाम हो गया लेफ्ट ऑरिकल। क्लियर है, याद रखना, ये नहीं कि आपके राइट हैंड साइड में तो उसको राइट कर देना, नहीं, आपके राइट साइड में जो फिगर पड़ेगा उसका नाम लेफ्ट, और आपके लेफ्ट साइड में जो नाम पड़ेगा उसका नाम राइट साइड। समझ में आ गया, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। डायग्राम बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान देना है कि जब आप राइट साइड बनाते हो तो उसका नाम पड़ेगा लेफ्ट ऑरिकल, जो आप लेफ्ट साइड में आपका फिगर बनता है उसका नाम पड़ जाता है राइट ऑरिकल। तो राइट ऑरिकल्स हो गया, राइट वेंट्रियम हो गया, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ, कमेंट करो इसका नाम। इसका नाम राइट वेंट्रिकल, जो कि नीचे का चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं, और मेरे लेफ्ट साइड में है इसलिए मैंने इसका नाम बोल दिया राइट वेंट्रिकल। इसमें क्या बोलेंगे बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका नाम हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है, जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से इसको नोट करिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। आंसर्स को कमेंट कर दे ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। ओके ओके, चलिए यहां तक हो गया सबका, मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। देखिए बच्चों, इसके बाद जो है ना, अब हम लोगों को जब अगर आपको इतनी सारी चीजें पता चल गई तो अब आपको सिर्फ ये समझना है कि जो ब्लड है वो कैसे फ्लो करता है और कहां से फ्लो करता है, ब्लड कैसे फ्लो करता है और कहां से फ्लो करता है। ओके, अब एक चीज और है, हार्ट का जो नॉर्मल साइज वो ऐसे है, इसके बाद हार्ट क्या करेगा, अगर कोई फोर्स लगाना है तो ये थोड़ा सामने कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ा। जैसे अगर किसी बैलून्स को हम अगर थोड़ा सा इन्फ्लेट कर लिए, फुला लिए, और उसके बाद उसको दबाते हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अगर हम उसको दबाएंगे तो उसके अंदर के जितने एयर या फिर वाटर हम भरते हैं वो क्या होगा, फोर्स के थ्रू बाहर जाएगा। बस यही काम यहाँ भी, इसके अगल बगल से बहुत सारे वेसल्स जाते हैं, ट्यूब्स जाते हैं, जिसके अंदर से ब्लड फ्लो होता है।
मतलब जरूर इसके आगे पीछे से कहीं ट्यूब लगा होगा, ठीक है, बात करेंगे उसके। और फिर वहां से जब ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका एक फोर्स अप्लाई होगा और उस फोर्स के थ्रू ये जो ब्लड है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रैवल होगा। क्लियर? उसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो हम ये बोल सकते हैं एक पॉइंट ये कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। द कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना है ना, धक्का देने के थोड़ा वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, दबेगा, तो इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। सो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल, अगर हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इसको एक साइंस में एक नाम से जानते हैं, साइंस बुक में एक नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स इज कॉल्ड सिस्टोल। अच्छा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर अपने पोजीशन में भी तो आएगा, यानी रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। हमारा हार्ट ऐसे ही करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसको बोलेंगे सिस्टोल हो रहा है, जब रिलैक्स होगा तो बोलेंगे डायस्टोल। सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। इजी? क्लियर है? तो क्या बोलेंगे? द कॉन्ट्रैक्शन का उल्टा रिलैक्सेशन। The relaxation of the heart muscles, the relaxation of the heart muscles is called diastole, ये दो नाम याद रखना। सिस्टोल किसको कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन, जब वो सिकुड़ता है धक्का देने के लिए तो उसको सिस्टोल बोलते हैं, और जब फिर से वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है तो इसको हम डायस्टोल बोलते हैं। So we can say the contraction of the heart muscles is called systole and the relaxation of the heart muscles is called the डायस्टोल। ये दो टर्म्स याद रखना है और ये कंटिन्यूअसली होते रहता है, और जब ये कंटिन्यूअसली होता है तो एक तरह का झटका लगता है जिसको हम जर्क्स बोलते हैं। सो द जर्क्स ऑफ दैट सिस्टोल एंड द डायस्टोल, इसी को हम पल्स रेट भी बोलते हैं, व्हिच इज इक्वल टू आवर हार्ट बीट। हमारा जो हार्ट बीट होता है वो हमारे पल्स रेट के बराबर होता है। इसलिए देखिए ना, जब डॉक्टर्स चेक करते हैं तो आपके हाथ में इस तरह है ना, आपके हाथों को देखते हैं कि आपका पल्स रेट कैसा है। एक हेल्दी पर्सन, एक अडल्ट पर्सन में 60 टू 80 टाइम्स पर मिनट, याद रखिए, एक अडल्ट पर्सन में 60 टू 80 टाइम्स पर मिनट जो पल्स रेट होता है, पल्स रेट होता है, पल्स रेट जो होता है वो समझ में आता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते भागते हैं, तो देखिए आप बहुत जल्दी जल्दी भागते हैं, मतलब आपका पल्स रेट, आपकी दिल की धड़कन जो होती है वो काफी बढ़ जाती है। इट इंक्रीजेस, इट मींस द पल्स रेट इंक्रीजेस। क्वेश्चन आ सकता है कि pulse rate, when the pulse rate increases, तो आप क्या बोलेंगे? When we are doing the vigorous exercise, when we are moving fastly, when we are running, when we are swimming, मतलब कुछ हार्ड वर्क, हैवी वर्क आप कर लेते हैं तो आपको आपका पल्स रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन नॉर्मल वे में जब आप स्लीप कर रहे हैं आराम से, तो ये कितना होता है? 60 टू 80 टाइम्स पर मिनट। क्लियर है? चलिए, अब यहां से हम लोग एक बात करते हैं कि आखिर इन सब में फ्लो कैसे होता है, ये चैम्बर्स की जरूरत क्यों पड़ी, मिटा दें। देखिए बच्चों, याद रखना है इसमें कि जो लेफ्ट ऑरिकल्स है ना, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट किधर है? उधर है, देखो ध्यान से, लेफ्ट वाला किधर है? ये लेफ्ट साइड हुआ, याद रखना, और ये राइट साइड हुआ। तो राइट साइड में जो ऑरिकल होगा ऊपर का चैम्बर, इसको राइट ऑरिकल, लेफ्ट साइड में रहेगा वो लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट साइड के ऑरिकल्स में ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है, उसी को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक और नाम से जानते हैं, प्योर ब्लड। दोनों नाम कहेंगे फिर आपने क्या है, यानी प्योर ब्लड बोला जाए इसका मतलब समझ लो कि इसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है, ठीक है। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, ऑक्सीजन हट गया, उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसी को हम बोलते हैं कौन सा ब्लड? इम्प्योर ब्लड। तो बच्चों आप एक चीज बताओ, कमेंट करो कि अगर मान लो किसी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है, लेकिन किसी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है then which gas is present in the deoxygenated blood? Very important question। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन कोई ना कोई गैस जरूर है, और वो कौन सा गैस है कमेंट करके बताइए। वीडियोस को पॉज करिए, कमेंट करिए, ताकि आप मैं देख सकूं कि आप कितने पढ़ाई कर चुके हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
याद रखना, रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ रहता है। भले ही ऑक्सीजन कम हो लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से वो भरा हुआ है। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? यस। तो ऐसे करके आप इन सारी चीजों को पता कर सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट वन। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये मूव करता है, तो समझते हैं पहले। तो लेफ्ट ऑरिकल की बात करते हैं। लेफ्ट ऑरिकल में कैसा ब्लड है? याद रखना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये कैसे मूव करेगा बताओ? लेफ्ट ऑरिकल से कहां गया? यहाँ एक होल होता है जो आगे की तरफ बढ़ता है। ये गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये गया कहां? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरे बॉडी में ट्रैवल होता है, यानी हार्ट जो धक्का लगाता है वेंट्रिकल वो पूरे बॉडी में सेंड करता है, मतलब इट सेंड्स या कैरीज, ऐसे कर दो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स सेंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है, इसको ले जाने का काम, शुद्ध ब्लड को ले जाने का काम आर्टरीज करते हैं। मतलब आर्टरीज का काम भी पता चल गया। आर्टरीज क्या है? एक वेसल है, एक ट्यूब है। ऐसा थोड़ी कि ये धक्का लगा दिया और अपने आप पूरे बॉडी में चला गया, नॉट लाइक दिस। ये क्या होता है कि थोड़ा सा रुक कर मतलब किसी ना किसी ब्लड वेसल्स के थ्रू, किसी ना किसी ट्यूब के थ्रू वो मूव करता है। तो ये कहा गया टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और कौन सा ट्यूब लेके जाएगा उसको? आर्टरी। अच्छा, पूरे बॉडीज में से, है ना। अब क्या होता है कि जब पूरे बॉडी में चला गया ऑक्सीजन, अब वो ऑक्सीजन हमारा बॉडी का सेल जो है वो यूज किया, है ना। और सेल जब उसको ऑक्सीजन का यूज कर लेता है तो बदले में क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अब सेल ने यूज करके क्या दे दिया? CO2 दे दिया। अब ये जो CO2 है ये सब कोई कलेक्ट होता है, यानी कहां कलेक्ट होता है? ये कौन कलेक्ट करेगा? वेन्स कलेक्ट करेगा। अब ये वेन्स कलेक्ट करके क्या करेगा? मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से कलेक्ट करके वो कहां पहुंचाएगा? वो पहुंचाएगा राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से फिर कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से फिर कहां जाएगा? लंग्स में। लंग्स देखना बच्चों, हार्ट में फिर लंग्स में। और लंग्स ही तो होता है ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लंग्स में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब गैसेस एक्सचेंज होते हैं। मतलब ये पूरा CO2 जो जा रहा है वो लंग्स में पहुंचा। अब आप जब सांस लेते हो, लेके देखो, तो जब आपने बाहर से हवा को लिया, ऑक्सीजन लिया, वो कहां पहुंचा? लंग्स में पहुंचा। और अंदर में जितने भी सेल ने काम किया था उन सबका कार्बन डाइऑक्साइड भी कहां पहुंचा? लंग्स में। दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े हैं। अब क्या बोलता है? मेरा ऑक्सीजन तुम ले लो और तुम्हारा CO2 मैं ले लेता हूं। तब यहां पर इसी को लेना और देना, इसी को हम कहते हैं एक्सचेंज। और एक्सचेंज कहां पर होता है? कौन सी जगह पे होता है? लंग्स पे होता है। इसलिए बाहर का ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है और अंदर का जितना CO2 है वो बाहर निकलता है। तभी तो जब हम सांस लेते हैं तो फिर सांस छोड़ते भी। तो जब हमने सांस लिया उस समय ऑक्सीजन अंदर गया और पूरे बॉडी में इकट्ठा होकर कार्बन डाइऑक्साइड जब लंग्स में आ गया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया। ये जो हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं उतने देर में ही यह सारा काम हो गया। यानी जब हमने सांस लिया, लंग्स में ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन से एक्सचेंज होके कहां गया? लेफ्ट ऑरिकल से कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ने काम करके CO2 को छोड़ दिया। अब वो CO2 कलेक्ट होके कहां आया? राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, फिर कहां पहुंचा? लंग्स। और तब हम लोग सांस छोड़ देंगे। और इसी तरह ये साइकिल फिर चलते रहता है, कंटिन्यूअसली होते रहता है। और जिस दिन हमारे हार्ट बीट बंद हो गई, समझ लो हम गए। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सारे फंक्शंस होते हैं। और इसके बाद हम लोगों को ब्लड वेसल्स थोड़ा देखना है, कौन कौन से फंक्शन और ब्लड का काम क्या क्या है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। क्लियर है यहां तक आपका? चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब हम लोगों को यहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स और ब्लड के बारे में, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है द डिफरेंस बिटवीन द ब्लड वेसल्स एंड द
ब्लड। बच्चों ये जो जितने भी इसके अंदर में जो ब्लड है वो ट्रैवल जब करते हैं, है ना, मतलब जब उसको मूव करना है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से फिर हमारे हार्ट में, तो इसको लाने और ले जाने का काम ब्लड किसके अंदर से जा रहा है, एक पाइप होगा, एक ट्यूब होगा, और उसी को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। मतलब ब्लड वेसल्स क्या है, दे आर द network of tubes that carries blood। यानी वेसल आ गया दिमाग में ना, तो रखना कि कोई पाइप जैसा कुछ होगा, ट्यूब जैसा कुछ होगा जिसके अंदर से ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, that carries blood। अब ये जो होता है वो तीन तरह के होते हैं, कौन कौन सा, it is of three types। कौन कौन सा है बताओ। तो सबसे पहला है इसका नाम आर्टरीज, नेक्स्ट नाम है इसका, सेकंड नाम है इसका वेन्स, और थर्ड नाम है इसका कैपिलरीज। नाम याद रखना, ये सब ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड नहीं, ब्लड वेसल। और इसी का फंक्शन लिखने आपके पास आता है, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो बच्चों आर्टरीज का काम अभी भी मैंने बताया, कैरीज मतलब लिख लोगे सेंटेंस में, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम यही आर्टरीज करते हैं। वेन्स क्या करेगा, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कमेंट करिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब कौन सा गैस से रिच होता है, कौन सा गैस रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कौन सा गैस रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कैपिलरीज का काम जो होता है, इट सराउंड्स, नोट कीजिए अच्छे से, लिखा हुआ नहीं मिलेगा बुक में, इट सराउंड्स द सेल्स एंड absorb nutrients, oxygen and other substance। जो न्यूट्रिएंट्स होता है, ऑक्सीजन होता है, ये इसको एब्सॉर्ब करने का काम करता है। आर्टरीज और वेन्स को जो जोड़कर रखता है ना, वो है कैपिलरीज। उनका काम सिर्फ यही है कि वो किसी सेल के चारों तरफ रहते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अदर सब्सटेंस को एब्सॉर्ब करके रखते हैं। क्लियर। तो ये तीन हो गए ब्लड वेसल्स। उसी तरह ब्लड भी तीन तरह का होता है, जिस तरह ब्लड वेसल्स है इसके अंदर में से ब्लड फ्लो होगा, उसी तरह ब्लड भी तीन तरह का होगा। एटलीस्ट तीन, हम लोग चार तरह से इसको क्लासिफाई करते हैं, लेकिन फिर भी तीन तरह से इसको हम बोल सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट जो हम लोग करते हैं वो कर रहे हैं ब्लड, ठीक है। अब देखो ब्लड क्या है, तो ब्लड इज लिखना पड़ेगा, क्या है, ब्लड इज अ फ्लूइड मीडियम। फ्लूइड मतलब जो बहता है, फ्लूइड मीडियम दैट कैरीज, जो बह सकता है। क्या करेगा ये, बह के क्या करेगा, किसको पहुंचाएगा, वही जो मटेरियल्स हमारे अंदर थे, ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, वो अलग से सिस्टम में यूज। तो ब्लड इज अ फ्लूइड मीडियम दैट कैरीज materials to different parts of the body, जनरली ब्लड जो होता है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, बस दिमाग में रखना है, ऐसे बात है। जो फर्स्ट कंपोनेंट और दूसरा हम लिखते हैं, यहां लिखते हैं सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। और जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, मतलब जिस दो चीजों से मिलकर बन रहा है, इस फर्स्ट कंपोनेंट में तीन चीजें रहेंगी। क्या क्या रहेगा देखो तो जरा से। सबसे पहला रहेगा आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड, आर से रेड, बी से ब्लड और सी से सेल। उसके बाद है डब्ल्यूबीसी का नाम क्या रहेगा, व्हाइट ब्लड सेल। और थर्ड वाले का क्या नाम रहेगा, प्लेटलेट्स। क्लियर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और जो मेरा सेकंड कंपोनेंट है, इसमें सिर्फ रहता है प्लाज्मा, याद रखना। मतलब ये चारों चीजों से मिलकर ही आपका जो ब्लड होता है वो बनता है। और प्लाज्मा जनरली जो है, इसी को हम ब्लड प्लाज्मा भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे प्लाज्मा बोलो या ब्लड प्लाज्मा। ये जो ब्लड प्लाज्मा है ये लिक्विड कंपोनेंट होता है, ये लिक्विड रहता है। और बाकी ब्लड जो होगा जनरली, ये तीन तरह की चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड
प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, मतलब ये क्या करेगा, इट कैरीज द ऑक्सीजन। ये जो आरबीसी होता है इसका काम है ऑक्सीजन को पहुंचाना, यानी इस आर्टरीज में बहने वाला जो खून होगा वो कौन सा होगा, आरबीसी होगा। ये भी एक तरह का सेल है। तो आरबीसी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है। अच्छा, आरबीसी में ऐसा क्या होता है जिसके चलते ऑक्सीजन को वो अट्रैक्ट कर लेता है? तो बच्चों आपने नाम पढ़ा होगा, जो हमारा खून रेड होता है उसका नाम है हीमोग्लोबिन, याद रखिए। यानी हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है, आरबीसी में, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन अगर कोई डिफाइन करने बोले तो क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन इज अ रेड पिगमेंट, या एक तरह का रेड पिगमेंट है जो कि खून के अंदर रहता है। अगर हीमोग्लोबिन ना हो हमारे ब्लड में तो ऑक्सीजन जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा, यानी इस डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में हीमोग्लोबिन नहीं रहते हैं, इसी के चलते ये लोग ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकते। क्लियर? और डब्ल्यूबीसी आरबीसी में हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, एंड that's why the oxygen is attracted by the RBC and get carried with the help of the arteries। यानी आर्टरीज में कौन सा खून रहता है, आरबीसी रहता है। क्लियर है? क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि आपका ब्लड रेड क्यों है, तो आप क्या बोलेंगे, हमारा खून लाल क्यों है? इसलिए क्योंकि हमारे ब्लड में रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट एंड दैट्स व्हाई इट मेक्स आवर ब्लड रेड। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी ये जो होता है ये डिफेंस करता है, यानी हमारे बॉडी को बीमारियों से बचाता है। इट्स अ डिफेंस पार्ट, ठीक है, डिफेंस ब्लड सेल्स, मतलब ये इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट द डिजीज। डब्ल्यूबीसी हमारे सोल्जर्स हैं, जैसे हमारे देश के सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रक्षा करने वाले हमारे बॉडी में कौन है, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। और जो लास्ट में बचा ये हमारा प्लेटलेट्स का काम सिर्फ है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करना। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मतलब इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कभी कोई ब्लड निकल रहा हो तो देखिए ब्लड कटने के बाद अगर निकलता है वो अपने आप कुछ देर के बाद रुक जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लड क्लॉट हो जाता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा व्हिच विटामिन इज यूज्ड फॉर क्लॉटिंग द ब्लड, आपका आंसर करता था विटामिन के। लेकिन कौन सा ब्लड यूज होता है उसमें, कौन सा कंपोनेंट्स, इट इज अ ब्लड प्लेटलेट्स। और ये सारी चीजें इस लिक्विड मीडियम में रहती हैं जो कि स्टॉक रखे रहते हैं, एंड दैट इज द ब्लड प्लाज्मा। So this is all about the transportation in the animals। नेक्स्ट पार्ट एक और आएगा जिसमें हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे और फिर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।